हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपकी अपने चैनल जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, मध्यकाल में जो हम शिवाजी जी के बारे में पढ़ चुके हैं, मराठाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन हम आधुनिक भारत के इतिहास में पेशवाओं के इतिहास से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से दूसरे क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट किया है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भेजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं हर स्टूडेंट को जुड़ना चाहता हूँ। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करें, मैं व्हाट्सअप पे करें, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बात करें। तो इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते, पहले लेते हैं हम क्वेश्चन बात करते हैं। मराठा अष्टप्रधान में छत्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल कौन करता था? सबसे मतलब महत्वपूर्ण पद किसके पास हो गया? पेशवा। तो मराठा शासन में सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर के बाद किसकी मोहर एवं हस्ताक्षर आवश्यक थे? ये एक नया क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि राजा के मराठों में या किसी भी राज्य में तो किसके होते थे? पेशवा के सिग्नेचर होते। पेशवा के बाद लोगों को सैलरी मिलती थी मोहर के बाद। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। 707 ईस्वी में हुए खेड़ा के युद्ध में किसने साहू की सहायता की थी? बालाजी विश्वनाथ ने सहायता की, जिसकी वजह से खेड़ा के युद्ध में साहू ने ताराबाई को युद्ध में पराजित किया। लेकिन ताराबाई को युद्ध में पराजित करने के बाद भी औरंगजेब ने ताराबाई को कौन सी उपाधि दी है? जैसे पूछे थे, औरंगजेब ने ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ किस स्थान के ब्राह्मण थे? तो कोकड़ के चित्त पावन ब्राह्मण थे। कोकड़ चित्त पावन ब्राह्मण थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्त का पद कब प्रदान किया था? 1708 ईस्वी में ये पद दिया था। 1707 ईस्वी में खेड़ा युद्ध था। उस खेड़ा युद्ध के बाद साहू ने बालाजी को ये पद दिया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ को साहू ने पेशवा का पद कब प्रदान किया था? तो वो सेनाकर्त का पद 1708 में और साहू पेशवा का पद 1713 ईस्वी में प्रदान किया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ एवं मुगल प्रतिनिधि सैयद हुसैन अली के मध्य हुई संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसने कहा है? तो किसने कहा? रिचर्ड टेम्पल ने कहा है इस चीज़ को। अब आपसे पूछता है कि संधि को दिल्ली संधि के नाम से था। मराठा बालाजी विश्वनाथ एवं मुगल प्रतिनिधि सैयद हुसैन अली की मध्य संधि को दिल्ली संधि के नाम से थे। इस संधि के तहत मराठों को दक्कन के 6 सूबों से चौथ एवं सरदेशी मुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो। मतलब दक्षिण के जो राज्य थे, निजाम जो मसूर राज्य थे, उन सभी राज्यों से कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब जो मराठों का कहते हैं उत्कर्ष काल आया था, वो इसी संधि के तहत आया था। तभी तो मैग्ना कार्टा आया है, क्योंकि इस संधि के तहत बाला विश्वनाथ ने जो एक नींव रखी थी मराठों पेशवा में, वो एक मजबूत नींव थी, जिसके माध्यम से दिल्ली जाने का रास्ता मिल गया था मराठों को। अगर ये संधि ना होती है तो शायद मराठों को दिल्ली जाने का मार्ग नहीं मिलता, और उस मार्ग से मराठों ने कह दिया कि हम देख समय दिल्ली पर अधिकार कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहता है। आपसे पूछा है पहला मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? तो सभी व्यक्तियों को मालूम है किसे मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक शिवाजी जी को कहा था, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, और इस नींव को बालाजी पेशवा ने रखा था आगे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा पेशवा ने पेशवा का पद वंशानुगत बना दिया कि मेरे बेटे बाद मेरे बनेगा? बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा का वंशानुगत बना दिया। किसके बाद बालाजी प्रथम बनते हैं, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अगला पेशवा कौन होना? बाजी प्रथम बनना। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद बाजी प्रथम बना, कब बना? 1720 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहते थे। आपसे पूछ रहे किसको पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहते हैं? बाजीराव प्रथम को। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी, ये किसने किससे कहा था? बाजीराव प्रथम ने साहू से कहा था। ये स्टेटमेंट पूछा गया है। अब इसके जवाब में साहू ने किसने कहा? साहू ने कहा, लेकिन मैं बताऊँ किसने कहा। निश्चित रूप से आप इस हिमालय के पार फहरा देंगे, निश्चय आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ये किसने किससे कहा? ऐसा स्टेटमेंट पूछता है। तो ये साहू जी ने बाजीराव प्रथम से कहा था कि ये जब बाजीराव प्रथम ने कहा कि हम इस पुराने वृक्ष पर खोखले पर पार करेंगे तो स्वयं साग गिर जाएंगे, बाजीराव प्रथम साहू से कहा, वो साहू ने बाजीराव प्रथम से कहा था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पातशाही का आदर्श किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया। ये हिंदू राज्य के द्वारा, कि हिंदू राज्य है ये। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजीराव प्रथम और निजामुल के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। और पाल खेड़ा का युद्ध कब? 1708 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में
किसमें? पाल खिला के युद्ध में निजामों की पराजय हुई। इस पराजय के बाद मराठाओं के मध्य संधि हुई निजामों के मध्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल किला युद्ध के बाद मराठा और निजामों के मध्य कौन संधि? मुंशी सेवगांव की संधि। आपसे पूछा था मुंशी सेवगांव की संधि कब हुई? 16 मार्च 1728 ईस्वी में हुई थी। याद रखना डेट को। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1728 में मराठा चिमनाजी अप्पाजी और मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? झेरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर गोमदर को पराजित हुआ और उसे मारकर चिमनाजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो हम आपसे पूछा मालवा पर अधिकार किसने कर लिया था? चिमनाजी अप्पाजी ने कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुरई सराय की संधि मुगल की ओर से निजाम और मराठों के मध्य कब हुई थी? तो 1738 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजी प्रथम और मराठा सेनापति त्र्यंबक के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बोई का युद्ध हुआ था। अब ये बोई का युद्ध कब हुआ था? 1731 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभाजी द्वितीय और शाहू के मध्य 1731 ईस्वी में कौन संधि हुई थी? बन्ना की संधि हुई। अब सुनिए सारी बात। इस संधि के तहत मराठा साम्राज्य का दक्षिण भाग जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी संभाजी द्वितीय का शासन स्वीकार कर लिया गया कि दक्षिण के राज्य पर सोचा, और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी उस पर शाहू का शासन स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार मराठा दोनों तो बटे हुए थे, उन दोनों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। इस संधि के तहत कौन सी संधि? बन्ना संधि। अब इस संधि ने मराठा साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया था, एक उत्तरी, लेकिन जो महत्वपूर्ण था जो साम्राज्य चला रहा था वो सताराबाद था। दक्षिण का जो कोल्हापुर साम्राज्य था वो ताराभाई के माध्यम से चल रहा था। ताराभाई शासन कर रहे थे, लेकिन वास्तविक शासन चला रहे थे ताराभाई, और राजा था संभाजी द्वितीय। राजा संभाजी द्वितीय तो मर चुका था। अब हम इसके बाद चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली के मुगलों को आंतरिक करने वाला कौन सा पेशवा था? बाजी प्रथम 500 घुड़सवारों को लेकर दिल्ली पहुंच गया था बाजी प्रथम। और कब? 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजी प्रथम दिल्ली पहुंच गया था, जिससे भयभीत होकर मुगल सम्राट मोहम्मद साहब ने इसे कर दिया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों सालसेट व बसीन को बाजी प्रथम ने कब छीन लिया? 1739 ईस्वी में छीन लिया था। मतलब ये मान लीजिए कि उस समय ये पुर्तगालियों का अधीन था, उसे छीन लिया था, बस युद्ध नहीं होता था बड़ा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तानी नामा महिला से किस पेशवा संबंध थे? ये वैसे आपने मूवी देखी होगी बाजी प्रथम, तो उसमें दिखाया बाजी प्रथम के साथ संबंध दिखाया है। उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजी प्रथम की मृत्यु के बाद अगला पेशवा कौन बना? बाजी प्रथम की मृत्यु के बाद अगला पेशवा बालाजी बाजीराव, और बाजी प्रथम की मृत्यु को 1740 ईस्वी में हुई थी। और बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानता है। आपसे बोला बालाजी बाजीराव किस नाम से जानता है? नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा सरदार ने बंगाल पर आक्रमण कर वहाँ के शासक अलीवर्दी खान से चौथ का वसूल किया था? रघुजी भोसले ने चौथ वसूल था अलीवर्दी खान से। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी बाजीराव के पेशा बनने का वो किसने किया था? तो नागपुर के रघुजी भोसले ने बालाजी बाजीराव के पेशवा बनने का विरोध किया था। अब देखिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुजी साहू जी की बीमारी के कारण किसने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद से पदच्युत कर दिया था? रघुजी भोसले तथा रानी सक्करबाई ने कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 1 महीने तक इस पद पर नहीं रखा गया था। 1 महीने बाद इस पद पर बैठे थे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मालवा पर मराठों के अधिकार को कब वैधता प्रदान की थी? 1741 ईस्वी में मान लिया था कि आपका मुगलों पर अधिकार है। साहू जी की मृत्यु 1749 ईस्वी में हुई थी। साहू जी की मृत्यु के बाद कौन आपसे पूछे कौन छत्रपति बनाता अगला छत्रपति? तो राजा राम अगला छत्रपति बनाता। यह नाम मात्र का छत्रपति रह गया था। कौन? राजा राम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम और बालाजी बाजीराव के मध्य कौन संधि हुई थी? संगुला संधि हुई थी। संगुला संधि माने संगुला संधि के बाद राजा राम जो छत्रपति था वो नाम मात्र का था। वो मुगलों के उसमें पेशवाओं का नाम मात्र का वो था, और वो सतारा में कैदी के रूप में रहने लगा। और संगुला संधि ने रघुजी भोसले की मध्यस्थता, आपसे पूछा संगुला संधि किसकी मध्यस्थता के कारण हुई थी? रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण। और इसी व्यक्ति की वजह से बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर बर्खास्त किया था, और 1 महीने बाद ये पुनः अपने पेशवा के पद पर आए थे। कौन? बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, आपको ये मालूम है, जिसने मराठा साम्राज्य की नींव कमज़ोर कर दी। मराठा साम्राज्य को दिखा दिया कि दिल्ली के रास्ते इनके लिए बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस पेशवा की प्रशस्ति में ये कहा गया है कि मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक के झरने तक अपनी प्यास बुझाई थी? बालाजी बाजीराव के बारे में कहा गया है। बहुत बड़ा राजा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा और निजामों के मध्य 1752 ईस्वी में कौन संधि हुई थी? तो झलकी बाई की संधि हुई थी। मराठा और निजामों के मध्य कई युद्ध होते हैं और कई संधियाँ होती हैं, यह सब संधियों को ध्यान से याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के वजीर गयाजुद्दीन ने किसकी सहायता से अहमद शाह को गद्दी से उतारकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाता है? रघुजी राव के माध्यम से। अब कब की बात है? आपसे डेट 1754 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव ने अहमद शाह अब्दाली के किस प्रतिनिधि को मीर बख्शी के पद से हटाकर अहमद शाह बख्शा को उस पद पर नियुक्त किया? नजीब उद दौला को। किसको? नजीब उद दौला को। मतलब इसके माध्यम से धीमे धीमे एक प्लेटफॉर्म युद्ध का तैयार हो रहा है। पानीपत के प्लेटफॉर्म का युद्ध तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से धीमे धीमे मराठा अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि इसके ये माध्यम जो हमारा बनना है वो किसके लिए बनना है, तो इससे पानीपत का युद्ध तैयार होता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने किसके नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण कर तैमूर शाह को युद्ध में पराजित कर पंजाब लाहौर एवं सिंध पर अपना अधिकार कर लिया? मल्हार होलकर ने। तैमूर शाह कौन था? यह अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। अब देखिए, इससे क्रोधित होकर अहमद शाह अब्दाली भारत में युद्ध करने आता है और भारत में 7वां आक्रमण करता है। और इस युद्ध ने, जैसे पानीपत जी कहते हैं, मराठा एक अपने लिए युद्ध बिछा रहे थे, धीमे धीमे दिल्ली पर अधिकार कर रहे थे। और लेकिन ये नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा जो पानीपत तृतीय युद्ध के बाद मराठा का सारा बच्चों से ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा और निजामों के मध्य उदयगिरी का युद्ध कब हुआ? 3 फरवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए, इस युद्ध के बाद संपूर्ण बीजापुर का प्रांत, औरंगाबाद, बीजापुर का आधा भाग तथा दौलताबाद, अहमदनगर, असीलगढ़ और बुरहानपुर आदि दुर्गों पर मराठों का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब मराठों को कर प्राप्त करने का अधिकार हुआ या अधिकार हो गया था। इस युद्ध के बाद कौन से? तो उदयगिरी का युद्ध। उदयगिरी का युद्ध मराठों के साम्राज्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन किताबों में बहुत कम मिलता है। उदयगिरी का युद्ध 3 फरवरी 1760 ईस्वी में हुआ था, मराठों और निजामों के मध्य। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठे के मध्य हुआ। इस युद्ध ने मराठा को ये करा दिया कि हम दिल्ली पर हाथ आज नहीं करेंगे, भले कोई भी करे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोहिल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब उद दौला या नजीब उद दौला? नजीब खान है, नजीब उद दौला, दोनों बात एक ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध का नेतृत्व मराठों की ओर से किसने किया था? विश्वास राव ने किया था, परंतु वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाव था। उसी ने पहली बार महिलाओं को युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी। मतलब इससे पहले महिला कभी युद्ध मराठों की ओर से युद्ध में लड़ने नहीं गई, लेकिन पानीपत के युद्ध में पहली बार महिलाओं ने युद्ध में भाग लिया था। ये सदाशिव राव ने कहा था कि महिला युद्ध में, लेकिन युद्ध के दौरान मल्हार राव होलकर मैदान छोड़कर भाग गए थे, इसी वजह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम गर्दी ने किया था। किसका? तोपखाने का नेतृत्व। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में कराबीन, मतलब दौड़ने वाले ऊँटों की पीठ पर चढ़ने वाली बंदूकों का प्रयोग किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किसने कहा? पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चय किया कि भारत पर मराठा शासन नहीं करेंगे। रियल में सच्चाई 2 घंटे में युद्ध हो गया था। किसने कहा? आर.बी. सरदेसाई ने कहा था कि मराठा अब शासन नहीं करेंगे, लेकिन एक माधवराव शासक इसके बाद पेशा होने का, उसने मराठों की पुनः शक्ति को वापस लाने की पूर्ण प्रयत्न किया, लेकिन एक अकस्मात उनकी मृत्यु हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समय पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई उस समय दिल्ली का शासक कौन था? पानीपत की तृतीय समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद अगला पेशवा कौन बना? तो अगला पेशवा माधवराव प्रथम बना। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब होती? 1740 में। तो आपसे पूछता है माधवराव प्रथम अगला पेशवा कब बना? था 1740 ईस्वी बना। आपसे पूछता है माधवराव प्रथम किसकी देखरेख में या किसके संरक्षण में अगला पेशवा बना था? तो किसकी देखरेख में बना था? अपने चाचा रघुनाथ राव की देखरेख में अगला पेशवा बना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजाम एवं माधव प्रथम के मध्य 1763 ईस्वी में कौन संधि हुई थी? तो कौन संधि? राक्षस भुवन की संधि हुई थी। इसे नोट करिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली पर कब
किसने बैठा रहा था? तो 1771 ईस्वी में बैठा रहा था। और किसके देखरेख में बैठा रहा था, किसके नेतृत्व में बैठा? महादजी सिंधिया के नेतृत्व में बैठा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा, सार्वभौमिक को पुणे दिल्ली पर किस पेशवा के समय बैठा गया था? महाराणा प्रथम के समय बैठा गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है, कौन सा मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया था या पेंशन भोगी रहा था? शाह आलम द्वितीय मराठों को पेंशन भोगी होता, क्योंकि अकबर द्वितीय तो मराठों अंग्रेजों को पेंशन भोगी हो गया था। मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा बाद में अंग्रेजों के बारे में वीडियो में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा की नवंबर 1772 ईस्वी में क्षय रोग से मृत्यु होने के बाद अगला पेशवा कौन बना था? नारायण राव प्रथम बना, जिसके हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशवा माधवराव की मृत्यु पर किसने कहा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशवाओं को इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध क्षेत्र में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी। ग्रांट डफ ने कहा था, क्योंकि जितना नुकसान, जितनी हानि मराठों को पानीपत की प्रथम युद्ध में नहीं हुई, उससे कहीं अधिक मराठों को माधवराव की मृत्यु के प्रथम के बाद होती। आपसे पूछता है, नारायण राव की हत्या कब किसने कर दी थी? 1773 ईस्वी में उसके चाचा रघुनाथ राव ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारायण राव की हत्या करने के बाद किसने स्वयं को पेशवा घोषित किया था? रघुनाथ राव ने पेशवा घोषित स्वयं को कर दिया था। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा, नारायण राव की हत्या के दोषी रघुनाथ राव की गिरफ्तारी का आदेश किस मुख्य न्यायाधीश ने दिया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करना। राम शास्त्री ने रघुनाथ राव की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी थी अपने भतीजे की। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुनाथ राव का स्वयं को पेशवा घोषित किए जाने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना फडणवीस ने सर्वप्रथम इसका विरोध किया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना फडणवीस ने कब किसे पेशवा घोषित किया था? नारायण माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य में 12 सदस्यों की परिषद कार्य करती थी? नारायण माधव द्वितीय, क्योंकि नारायण माधवराव बालक थे, छोटे थे, तो मराठा साम्राज्य में 12 सदस्यों की समिति क्या कहलाती थी? 12 भाई सभा कहलाती थी, जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करती थी, जिसके नेतृत्व किसके? नारायण माधव द्वितीय के नेतृत्व में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य में 12 सदस्यों की समिति के 2 महत्वपूर्ण सदस्य कौन से थे? ये कई बार एग्जाम पूछा था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, जो पूरा मराठा साम्राज्य चला रहे थे। और क्योंकि नाम मात्र का शासक कौन रह गया था? माधव नारायण द्वितीय रह गया था। देखिए, मराठा और अंग्रेजों के बीच जितने भी युद्ध होंगे, 3 युद्ध होंगे, तीनों युद्धों का प्रारंभ संधि के तहत होगा और तीनों युद्धों का अंत संधि के तहत होगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी 1782 ईस्वी तो होगा, तो प्रारंभ सूरत की संधि के तहत होगा और समाप्त सालवाई की संधि के तहत होगा। और बाद में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा क्वेश्चनों के माध्यम। चलिए देखते हैं। मराठा रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य कौन संधि हुई? तो सूरत की संधि हुई थी। और सूरत की संधि कब हुई थी? 7 मार्च 1775 ईस्वी को हुई। सूरत की संधि के साथ मुंबई का गवर्नर कौन था? सूरत की संधि किस मुंबई गवर्नर के साथ हुई थी? हॉर्नवी के साथ हुई थी और रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। देखिए, इस संधि के माध्यम से मतलब जब रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या करके भागा था, तो अंग्रेजों के पास चला गया था मुंबई। जब मुंबई संधि होने के बाद अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध सेना भेजी थी, जो श्री शर्मा अरका का युद्ध होगा, उस सेना में मराठों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया था। तो वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। देखिए, सूरत की संधि के तहत अरका का युद्ध है ना, का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो किटिंग और फतेह सिंह गायकवाड़, मतलब मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो अब ये युद्ध हो रहा, अरका का युद्ध होगा 18 मई 1775 ईस्वी में होगा। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, बहुत ज़्यादा पराजय हुई, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। धीमे धीमे देखती है। पुरंदर संधि नाना फडणवीस और कर्नल अपटन के साथ कब हुई? 1 मार्च 1776 ईस्वी को। देखिए, रेगुलेट एक्ट 1773 ईस्वी के पारित होने के बाद मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अतः बंगाल की सरकार ने सूरत की संधि को अमान्य घोषित कर दिया। इसीलिए जो लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने, किसने? लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने मराठों के साथ सूरत की संधि को अमान्य करके नई एक संधि की। कौन संधि की थी? पुरंदर की संधि की। लेकिन इस संधि को ब्रिटिश सरकार ने पुरंदर संधि को अमान्य घोषित कर दिया और सूरत की संधि को मान्य कर दिया। इसी वजह से कि
जो उसमें पुरंदर की संधि में अंग्रेजों को लाभ कम हुआ था, सूरत संधि में लाभ ज़्यादा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों और मराठों के मध्य तलगांव का युद्ध कब हुआ? 9 जनवरी 1789 ईस्वी को हुआ था। देखिए, पुरंदर संधि को कागज़ का टुकड़ा मात्र किसने कहा? आपसे पूछता है कि जो अंग्रेजों और मराठों के मध्य जो संधि हुई थी, पुरंदर संधि, उस संधि को किसने कागज़ का टुकड़ा मात्र कहा है? तो वान हेस्टिंग ने कहा है, क्योंकि जब अंग्रेजों सदस्य जो पुरंदर संधि को अमान्य कर दिया और संधि को मान लिया गया था, तो इसलिए इसने अमान्य घोषित कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1784 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहमुद्दीन ने माझी सिंधिया को कौन सी उपाधि दी थी? नायब वकील ए मुतलक की उपाधि थी। माझी सिंधिया की सेना को एक इटालियन सेनापति, ये कई एग्जामों आ चुका है, दीनो दा वोइन ने यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था। तभी तो तलगांव के युद्ध में, जो तलगांव का युद्ध हुआ उसमें मराठों ने अंग्रेजों को पराजित किया था। ये अरका के युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया था। ये ध्यान रखना, तलगांव और अरका का युद्ध दोनों को याद रखना, अलग क्वेश्चन एग्जाम को और युद्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़गांव की संधि कब और किसकी हुई थी? बड़गांव 29 जनवरी 1789 ईस्वी को अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई। अंग्रेजों ने इस संधि को अपमानजनक समझा। क्यों? क्योंकि 2 अंग्रेजी अधिकारी फार्मर एवं स्टीवर्ट को बंधक के रूप में मराठों ने अपने पास रख लिया था। जब ये संधि हुई तो मान लीजिए कि ये संधि के बाद भी युद्ध होते हैं, लेकिन मराठाओं को अपने पुनः वर्चस्व लौटता जा रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों और मराठों की मदद सालवाई संधि कब हुई? 17 जनवरी 1782 ईस्वी को। कम से कम इसी 20 साल बाद मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू होगा। मैं ऐसी कौन संधि आपसे पूछेगा, मराठा और अंग्रेजों की में कौन सी संधि ने 20 साल तक युद्ध नहीं होना? सालवाई संधि। अब सालवाई संधि पर हस्ताक्षर किसके हुए थे? माझी सिंधिया और कंपनी की तरफ से डेविड एंडरसन ने साइन किए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारायण माधव द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला पेशवा कौन बना? 1795 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। कौन बना? बाजीराव द्वितीय बना था। उसने स्वयं जहर खा के अपनी आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय को किसने पराजित किया, जिसके फलस्वरूप बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों शरण में जाना पड़ा? जसवंतराव होलकर ने। देख, क्योंकि बाजीराव द्वितीय ने जसवंतराव होलकर के भाई बिट्टू जी की पूना में हत्या करवा दी थी, जिसके बाद हाइस्पर्स के युद्ध में जसवंतराव ने होलकर ने बाजीराव द्वितीय को पराजित किया, जिसके बाद वह अंग्रेजों की शरण में चला गया। कहाँ चला गया? बसीन में चला गया, जिसके बाद बसीन की संधि हुई, सबसे महत्वपूर्ण संधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि कब हुई? 31 अक्टूबर 1802 ईस्वी में हुई। तो बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि के तहत लॉर्ड बेजली की सारी संधि स्वीकार कर ली। इस संधि ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। किसने कहा? ये सिडनी ओवेन ने कहा है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से कंपनी को साम्राज्य दे दिया। किसने? सिडनी ओवेन ने कहा। इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित स्वतंत्र साम्राज्य का अंत कर दिया। किसने कहा? इस संधि ने, जो बसीन संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया, B.R. सरदेसाई ने। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को आर्थर बेजली ने किस युद्ध में पराजित किया? असाय के युद्ध में पराजित किया। असाय का युद्ध 7 सितंबर 1803 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अरगांव के युद्ध में आर्थर बेजली ने नवंबर 1803 ईस्वी में सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना को भी पराजित किया था। देखो, यह असाय का युद्ध है। इसमें युद्ध में किसको पराजित किया? भोसले सिंधिया। इसके बाद अरगांव के युद्ध में भी पराजित किया, भोसले और सिंधिया को पराजित कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में पराजित होने के बाद रघुजी भोसले ने अंग्रेजों से देवगांव संधि की थी? अरगांव के युद्ध में पराजित होने के बाद। अब देवगांव की संधि कब हुई? 17 दिसंबर 1803 ईस्वी हुई। इस संधि के तहत भोसले के दरबार में प्रथम रेजिडेंट माउंट स्टॉक एलिफेंट स्टोन को रखा गया या बने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलसवाड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1 नवंबर 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक और सिंधिया के मध्य हुआ था। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोजे अर्जुन गांव की संधि कब हुई? सोजे अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। ये संधि किस किस मदद? दौलतराव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के तहत सिंधिया के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट मेजर मालकन को नियुक्त किया गया। तो ये मान लीजिए, इस संधि से सिंधियाओं ने लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की। ये सब सहायक संधि स्वीकार करने वाले हैं, भोसले होलकर सभी संधि करेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जसवंत होलकर ने कर्नल मानसन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को किस युद्ध में पराजित किया था? मुकुंदा के युद्ध में पराजित किया। खाली ये जसवंत होलकर ने एक युद्ध में, मुकुंदरा के युद्ध में। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जसवंत होलकर एवं जॉर्ज वार्ले के मध्य राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 24 दिसंबर 1805 ईस्वी में हुई। इस संधि तो होलकर ने भी शायद संधि स्वीकार कर ली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर संधि राजा अप्पा साहेब भोसले और अंग्रेजों के मध्य कब हुई? 27 मई 1816 ईस्वी में हुई थी। अब संधियाँ अब तीसरे युद्ध की तरफ आ रहे हैं अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशवा और अंग्रेजों के मध्य पूना संधि कब हुई? 13 जून 1817 ईस्वी में। इस संधि के बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजीराव अंतिम पेशवा साबित हुआ और अंग्रेजों द्वारा पेंशन देकर कहाँ बाजीराव को भेजा गया? कानपुर के पास बिट्ठू नामक स्थान पर भेजा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजीराव के तरफ कौन थे जिनके 8 लाख रुपए पेंशन के रूप में दावे को अंग्रेजों ने नामंजूर कर दिया, क्योंकि दत्तक पुत्र के रूप में थे नाना साहेब उफ धोंधुपंत। कौन थे? नाना साहब ऑफ धोंधुपंत थे। इसको नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरकी का युद्ध अंग्रेज और पेशवा बाजीराव के मध्य कब हुआ? 5 नवंबर 1870 ईस्वी में। इस युद्ध में बाजीराव के सेनापति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाजीराव के सेनापति बापू गोखले मारे गए थे। तो आपसे पूछता है किस युद्ध में बापू गोखले मारे थे? किरकी के युद्ध में। कब हुआ? 5 नवंबर 1870 ईस्वी में होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर संधि अंग्रेजों और दौलतराज सिंधिया के मध्य कब हुई? 5 नवंबर 1817 ईस्वी में हुई थी। इस संधि को नोट करिए, याद करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीतावाड़ी का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? 17 नवंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों व भोसलों के मध्य हुआ था। सब में अंग्रेजों की विजय हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिदपुर का युद्ध होलकर और अंग्रेजों के मध्य कब हुआ था? 31 दिसंबर 1817 ईस्वी में हुआ था। इसे नोट कर लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ौदा की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो बड़ौदा की संधि 5 नवंबर 1817 ईस्वी में आनंद राव गायकवाड़ और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1818 ईस्वी में गोरेगांव और अष्टी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? पेशवा बाजीराव को या पेशवा को पराजित किया था, जिसके बाद द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाएगा मराठा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्हारराव होलकर और अंग्रेजों के मध्य मंदसौर संधि हुई 6 जनवरी 1818 ईस्वी को ही कौन सी? मंदसौर की संधि हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशवा के समय मराठा समाज का प्रशासन का मुख्यालय क्या था? पूरे पेशवा के समय पूरा मुख्यालय क्या था? पूना। अब देखो पेशवा के समय मराठा समाज का केंद्र पूना था, लेकिन सचिवालय क्या था? यह सचिवालय क्या कहता है? मराठा समाज केंद्रीय सचिवालय कहता है हुजूर दफ्तर या फाद। क्या कहता है? आपसे पूछेगा मराठा समाज के प्रशासन के दफ्तर को, केंद्रीय सचिवालय को क्या कहते थे? हुजूर दफ्तर या फाद दफ्तर कहते थे। वैसे पूना में तो आपको बता चुका हूँ कई बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा प्रशासन में वित्तीय संकट के समय वसूले जाने वाला कर कौन सा था? कोर्जा पट्टी या तस्सी पट्टी का था विपत्ता आने पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों में किया गया था? तो मोड़ी लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों में किया गया। इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यवस्था ने संगठित मराठा समाज को असंगठित समूह में बदल दिया? सरजामी व्यवस्था या सामंती व्यवस्था? तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि मैंने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 80 क्वेश्चन हैं, लेकिन बीच बीच में मैंने कई क्वेश्चनों को कोऑर्डिनेट करके मैंने 100 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज बनाई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्क्रिप्ट मत करना, कोई हर क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जितने हो सके शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।